डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। रोहन शर्मा के पास भी समय होता है जब वो मदद मांगता है। अर्जुन शर्मा वहां बैठा था, निराशा की तस्वीर। पहले वाला घमंड और अहंकार गायब हो गया था। क्या वास्तव में उनका और उनके पिता का किराया एक महिला ने निभाया था? वैसे भी हम प्रिया शर्मा को वापस आकर महाप्रबंधक नहीं बनने दे सकते, बिल्कुल नहीं। क्या ये भारी दुनिया के सामने ये घोषणा करने जैसा नहीं होगा कि हमने प्रिया शर्मा के सामने सिर झुका लिया है? अर्जुन शर्मा ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। रोहन शर्मा भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे कोई और उपाय सूझ नहीं रहा था। तभी एक फोन आया। रोहन शर्मा के जवाब देने के बाद वो गुस्से से बौखला गया। धिक्कार है, बैंक इस समय भुगतान के लिए दबाव कैसे डाल सकता है? बैंक मैनेजर किन ने साफ तौर पर कहा था कि वो हमें 1 और साल का समय देंगे। क्या वे मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जाकर उस माँ और बेटी के सामने झुकूं, उनसे वापस आने की भीख मांगूं? रोहन शर्मा ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक दिया और अभी भी बहुत गुस्से में आकर उस पर कई बार पैर से कुचला। उनका ऋण कंपनी के बदले गिरवी रखा गया था। अगर वे इसे चुकाने में असमर्थ रहे तो ये वास्तव में उनका अंत होगा। तब बात सिर्फ अपनी सारी संपत्ति खोने की ही नहीं होगी, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। रोहन शर्मा आखिर जेल कैसे पहुंच सकता है? वो काफी देर तक चुपचाप अपना सिर थामे वहीं बैठा रहा। अंत में उसने अर्जुन शर्मा की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि इस बार हमारे पास उस छोटी कमीनी प्रिया शर्मा को अपनी मनमानी करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें वापस महाप्रबंधक के पद पर आमंत्रित करें। अर्जुन शर्मा, उस कमीनी को फोन करो और उससे कहो कि वो कल से काम शुरू कर दे। आखिरकार ये तो सिर्फ महाप्रबंधक का पद है। उस छोटी बच्ची को क्या पता है? इस अनुबंध समझौते को पूरा करने के लिए उसे मानद उपाधि दे दीजिए, इतना ही काफी होगा। पिताजी, प्रिया शर्मा आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र स्कूल से एक बेहद प्रतिभाशाली स्नातक हैं। भले ही उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्हें धोखा देना इतना आसान नहीं है। अर्जुन शर्मा ने अपनी चिंता व्यक्त की। डरने की क्या बात है? चाहे वो कितनी भी विद्वान क्यों ना हो, उसमें व्यवहारिक सामाजिक अनुभव की कमी है और उससे निपटना लता मिश्रा जितना कठिन नहीं है। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस जाइए और कॉल कर दीजिए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा, रोहन शर्मा ने कहा। ठीक है, अर्जुन शर्मा ने सिर हिलाया और फिर तुरंत प्रिया शर्मा का नंबर डायल किया। हालांकि फोन के दूसरी तरफ से विक्रम सिंह की आवाज सुनाई दी। क्या यही आपका रवैया है जब आप किसी को महाप्रबंधक पद के लिए आमंत्रित करते हैं? रोहन शर्मा को स्वयं आने को कहें और उन्हें अनुबंध साथ लाने को कहें। और हाँ, शर्मा कॉरपोरेशन में सभी को एक स्वागत समारोह आयोजित करने के लिए सूचित करें। साथ ही शर्मा कॉरपोरेशन में महाप्रबंधक के रूप में हमारी प्रिया का भव्य स्वागत करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करें। एक भी वस्तु गायब नहीं होनी चाहिए। इसके तुरंत बाद विक्रम सिंह ने फोन काट दिया। फोन पकड़े हुए अर्जुन शर्मा स्तब्ध रह गया। ये बर्बर आदमी इतना सब कुछ कैसे जानता है? उसे ये बात जरूर उस बदबूदार औरत लता मिश्रा ने बताई होगी। अर्जुन शर्मा ने भौहें चढ़ाकर रोहन शर्मा को फोन पर हुई बातचीत की जानकारी दी। रोहन शर्मा अर्जुन शर्मा का फोन भी तोड़ने ही वाला था। उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा। पिताजी, शायद इस बार हमें अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। यहां तक कि हान शिन को भी किसी के पैरों के बीच रेंगने की अपमानजनक स्थिति सहनी पड़ी। हम फिलहाल इसे बर्दाश्त कर सकते हैं और इस सहयोग के समाप्त होने के बाद उन लोगों से निपटने में बहुत देर नहीं होगी, अर्जुन शर्मा ने कहा। रोहन शर्मा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपने दादाजी को उनके आगे धकेल दो। मुझे ये मानने से इनकार है कि वो छोटी कमीनी हमें इज्जत नहीं देगी और न ही उस बूढ़े सन की आदमी को इज्जत देगी। महान विचार। हमें भिक्षुक के हित में बुद्ध का सम्मान करना चाहिए। वो बूढ़े आदमी को भी सम्मान देने से इनकार नहीं कर सकती, अर्जुन शर्मा ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। इसलिए रोहन शर्मा और अर्जुन शर्मा ने दादाजी शर्मा को साथ लिया और कार में बैठकर लता मिश्रा के निवास की ओर चल पड़े। अजय शर्मा परिवार के सभी सदस्य इस विशाल विला में रहते थे। हालांकि जब से अजय शर्मा का कार एक्सीडेंट हुआ और दादाजी शर्मा की मानसिक स्थिति खराब हो गई, तब से मां और बेटी को घर से निकाल दिया गया था। वे शर्मा परिवार के पुराने घर में रह रहे थे। ये पुराना घर वही जगह है जहां दादाजी शर्मा ने अपना व्यवसाय शुरू करते समय निवास किया था। स्थान न केवल दूरस्थ था, बल्कि घर भी जर्जर अवस्था में था। वहां तिलचट्टे, चूहे और ऐसे जीव आमतौर पर दिखाई देते थे। वो जगह भी काफी छोटी थी। अर्जुन शर्मा के शब्दों में ये लोगों के रहने लायक जगह बिल्कुल नहीं थी। थोड़ी ही देर में पिता और पुत्र की जोड़ी दादाजी शर्मा के साथ पुराने घर में पहुंच गई।
इससे बदबू आती है। क्या ये ग्रामीण इलाका है? हर जगह भेड़ और सूअर के गोबर की बदबू आ रही है। ये बहुत ही घिनौना है। और वे दोनों महिलाएं वास्तव में यहाँ रहने का बोझ सहन कर सकती हैं? जब वे ये कह रहे थे तभी उन्होंने देखा कि विक्रम सिंह बड़े और छोटे बैग ले जा रहा था, मानो वो जाने के लिए तैयार हो। पहले बिना किसी शर्त के लता मिश्रा और प्रिया शर्मा को सहन करना पड़ता था, लेकिन अब लता मिश्रा राष्ट्रपति लता बन गई थीं। कम से कम किराए पर जगह लेना तो कोई समस्या नहीं होगी, और ये कार्यस्थल के नज़दीक होगा। ये जगह वाकई बहुत दूर है, और सच कहूँ तो यहाँ का वातावरण उतना अच्छा नहीं है। रिश्तेदार ना होने के कारण कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ये बात सचमुच सच लगती है। बाद में फालतू की बातें मत करना, हम आज आपसे मदद मांगने आए हैं। रोहन शर्मा ने अपने दांत भींच लिए। उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था, लेकिन अपने भले के लिए उसे ये सब सहना पड़ा। भाभी, प्रिया शर्मा कहाँ है? हम उन्हें कंपनी में शामिल होने के लिए मनाने आए हैं। देखिए, हम अनुबंध भी साथ लाए हैं। लता मिश्रा को बाहर आते देख रोहन शर्मा मुस्कुराते हुए जल्दी से उसके पास गया। लता मिश्रा स्तब्ध रह गई। वो विक्रम सिंह पर एक नज़र डाले बिना नहीं रह सकी। उसके दामाद ने वास्तव में सही अनुमान लगाया था। रोहन शर्मा सचमुच स्वयं प्रिया शर्मा को आमंत्रित करने आया था। ये वास्तव में अभूतपूर्व था। उसे लगा कि सूरज पश्चिम से निकला है। अंदर आ जाइए। लता मिश्रा ने व्हील चेयर पर बैठे दादाजी शर्मा की ओर एक नज़र डाली और कहा। फिर सब लोग घर के अंदर चले गए। ऐसा लग रहा था कि प्रिया शर्मा खाना बना रही है और पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया था। भाभी, क्या आप कहीं और जाने की योजना बना रही हैं? रोहन शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। क्या विक्रम सिंह ने आपको नहीं बताया? हम अजय शर्मा के विला में रहने जा रहे हैं। अतीत में दादाजी शर्मा ने सभी भाइयों के लिए संपत्तियां खरीदी थीं। अजय शर्मा के चले जाने के बाद और जब दादाजी शर्मा को अल्जाइमर हो गया तो हम माँ और बेटी को घर से निकाल दिया गया था, लेकिन वो संपत्ति अभी भी हमारी है। लता मिश्रा ने उदासीनता से कहा। रोहन शर्मा का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। अजय शर्मा की संपत्ति उसने पहले ही अपने ननिहाल परिवार को रहने के लिए दे दी थी। ये परेशानी का सबब बनने वाला था। दरअसल लता मिश्रा अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई थी। अगर विक्रम सिंह उसके साथ ना खड़ी होती तो वो ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करती। देखो लता मिश्रा, अपनी सीमा पार मत करो। इस बात पर सहमति बनी थी कि प्रिया शर्मा कंपनी में महाप्रबंधक के रूप में शामिल होंगी। अब तो आप और भी मांगे कर रही हैं। अर्जुन शर्मा ने असंतुष्ट भाव से कहा। थप्पड़। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन शर्मा को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। मुझे ही हमेशा चोट क्यों लगती है? अर्जुन शर्मा को रोने का मन कर रहा था, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। क्या तुम मेरे चेहरे पर किसी और जगह पर नहीं मार सकते? हमेशा एक ही व्यक्ति को निशाना बनाते हो। वो मन ही मन दहाड़ उठा, लेकिन विक्रम सिंह की शैतानी आंखों को देखकर उसके सारे शब्द गले में अटक गए। क्या ये सीमा पार करना है? आप दोनों को पूरी तरह से गलत फहमी है। वो संपत्ति मूल रूप से हमारी थी। क्या हमारे यहाँ रहने में कोई समस्या है? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी वहाँ कौन रह रहा है। उन्हें आज शाम तक वहाँ से निकल जाना होगा, अन्यथा इसके परिणामों के लिए तैयार रहें। विक्रम सिंह ने रोहन शर्मा की ओर उदासीनता से देखा, फिर रसोई की ओर आवाज लगाई। प्रिया, इसे अभी छोड़ दो और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाहर आओ। आ रही हूँ। प्रिया शर्मा ने आग बुझाई और बाहर आकर देखा कि रोहन शर्मा और अर्जुन शर्मा के हाथों में अनुबंध है। उसके दिल में अभी भी कुछ अविश्वास की भावना थी। इन दोनों ने अपने परिवार को कंपनी से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया था, और अब जब वे उसे वापस बुला रहे थे तो ये बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा था, और ये सब कुछ किसी न किसी तरह से उसके चाचा पति से जुड़ा हुआ था। अध्याय 12। घुटनों के बल माफी मांगो। अनुबंध में कोई चाल नहीं है, इस पर हस्ताक्षर करना ठीक है। लता मिश्रा ने अनुबंध की शुरुआत से अंत तक सावधानीपूर्वक समीक्षा की, और कोई समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद ही उन्होंने अपनी बेटी प्रिया शर्मा से बात की। प्रिया शर्मा ने सिर हिलाया और फिर अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। रोहन शर्मा ने वास्तव में अनुबंध के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि वो लता मिश्रा को धोखा नहीं दे सकता। यहाँ किसी भी चीज में हेरफेर करना बहुत ही स्पष्ट होता है। तो प्रिया शर्मा, अब आप हमारे साथ कंपनी में वापस आ सकती हो, है ना? रोहन शर्मा ने प्रिया शर्मा की ओर देखते हुए कहा। तुम ये भी जानती हो कि शर्मा कॉरपोरेशन की स्थापना तुम्हारे दादाजी ने अकेले दम पर की थी। आप नहीं चाहोगी कि ये कंपनी दिवालिया हो जाए, है ना? इस बार आपको मदद करनी ही होगी। प्रिया शर्मा ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन विक्रम सिंह ने उसे बीच में ही रोक दिया। वो लड़की बहुत दयालु थी, और दादाजी शर्मा के बारे में सोचने से उसका इरादा जरूर नरम पड़ जाएगा। लेकिन विक्रम सिंह पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, रोहन शर्मा, अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, इसलिए इन भावुक शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अभी भी 3 चीजें करनी हैं। सबसे पहले, आपने अतीत में जो कुछ भी किया है उसके लिए मेरी सास और पत्नी से माफी मांगे। दूसरा, कृपया जितनी जल्दी हो सके हमारा विला खाली कर दें। तीसरा,
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक स्वागत भोज की तैयारी करें। मेरी पत्नी को गरिमापूर्ण तरीके से, खुलकर और स्पष्ट रूप से वापस लौटना चाहिए, ताकि किसी को कोई गलतफहमी ना हो। ये सब हो जाने के बाद मामला सुलझ जाएगा। विक्रम सिंह की बातें सुनकर लता मिश्रा और प्रिया शर्मा अचानक तनावग्रस्त हो गईं। क्या रोहन शर्मा ऐसी शर्तें स्वीकार करेगा? विक्रम सिंह, बस करो। ये मत भूलो तुम शर्मा परिवार के दामाद के अलावा और कुछ नहीं हो। आपको ये निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। रोहन शर्मा की आवाज कुछ हद तक ठंडी थी। वो अनिच्छापूर्वक बाद की शर्तों को स्वीकार कर सकता था, लेकिन इन दोनों महिलाओं से माफी मांगना? वो सचमुच ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। वो हमारे परिवार में इकलौता पुरुष है, तो वो अयोग्य कैसे हो सकता है? लता मिश्रा ने हिम्मत जुटाकर कहा। अब से विक्रम सिंह हमारे परिवार का मुखिया है। घर में एक पुरुष की मौजूदगी का एहसास बिल्कुल अलग था। महिलाओं में जन्मजात कमजोरी होती है, यहां तक कि लता मिश्रा जैसी मजबूत महिलाओं में भी। वो भी चाहती थी कि कोई उसकी रक्षा करे। रोहन शर्मा का चेहरा बिगड़ गया। वो इस स्थिति से पीछे नहीं हट सकता था। उसने अर्जुन शर्मा को एक नज़र से देखा। अर्जुन शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए अनिच्छा से आगे कदम बढ़ाया और कहा, तीसरी चाची, छोटी बहन, मैंने अतीत में गलती की थी। मुझे तुम्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए था। मैं मूर्खता के कारण अंधा हो गया था। कृपया बीती बातों को भूल जाइए और मन में कोई द्वेष न रखें। आखिरकार हम सब एक परिवार हैं। उनके शब्दों से लता मिश्रा और प्रिया शर्मा को ये याद दिला दिया कि विक्रम सिंह एक बाहरी व्यक्ति था। विक्रम सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, घुटने टेक कर बोलो। घुटने टेकना? अर्जुन शर्मा इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। ज्यादा आगे मत बढ़ो, वो दहाड़ा। क्या मैं ज्यादा बोल रहा हूं? विक्रम सिंह ने व्यंग किया। जब हमें प्रिया के इलाज के लिए रुपयों की जरूरत थी, तो आपने मेरी सास को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया था, लेकिन यह सब उसे उपमानित करने के लिए किया गया था, और अंत में आपने प्रिया का इलाज नहीं किया। तो क्या आपसे घुटने टेकने के लिए कहना बहुत ज्यादा है? कम से कम हम आपकी तरह बेशरम और धोखेबाज तो नहीं हैं। घुटने टेकना। एक भयानक अनुभूति ने अर्जुन शर्मा को घेर लिया, जो चौंक कर तुरंत धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। बहुत ही भयानक। आखिर विक्रम सिंह कौन था? वो आभा मानो किसी व्यक्ति का दम घोट सकती थी। मैं गलत था। अर्जुन शर्मा ने हकलाते हुए माफी मांगी। अपने बेटे को जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगते देख रोहन शर्मा का चेहरा बर्तन की तली की तरह काला पड़ गया। उसे सचमुच हत्या करने का मन कर रहा था। क्या वो काफी है? रोहन शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन आपने अभी तक नहीं मांगी है। विक्रम सिंह ने रोहन शर्मा की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहां माफी मांगने के लिए कहकर ही काफी सम्मान दिया है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुटने टेक कर माफी मंगवाऊंगा। रोहन शर्मा का सिर चकरा रहा था। अगर उसे सबके सामने माफी मांगनी पड़ी तो सचमुच उसके पास दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं बचेगा। उसने दांत पीसते हुए प्रिया शर्मा से कहा, प्रिया, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा चाचा हूं। आपको सहानुभूति मांगने की जरूरत नहीं है। मेरी सास भी बुजुर्ग हैं। उस समय आप और अर्जुन शर्मा ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था? मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? अगर आप घुटने टेक कर माफी नहीं मांगना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हो, मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। विक्रम सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। तुम आखिर हो कौन? रोहन शर्मा ने विक्रम सिंह की ओर देखा। वो मूर्ख नहीं था और उसे पहले से ही संदेह होने लगा था कि विक्रम सिंह की पृष्ठभूमि की जानकारी फर्जी हो सकती है। विक्रम सिंह की पहचान शायद सामान्य नहीं थी। मैं कौन हूं? मैं प्रिया शर्मा का पति हूं। विक्रम सिंह ने उदासीनता से कहा। अच्छा, बहुत अच्छा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अंत में रोहन शर्मा को जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी नजरों में वो हान शिन की तरह थे, जो पैरों के बीच रेंगने के अपमान को भी सहन कर सकते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो भी एक दिन हान शिन की तरह महान उपलब्धियां हासिल करेंगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि विक्रम सिंह की नज़रों में वो महज एक उछल कूद करने वाला मस्खरा था। हम आज दोपहर विला में चले जाएंगे। पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि वो जगह साफ हो। अगर वहाँ कोई लोग हैं तो उन्हें विदा करने का मेरा तरीका आपके तरीके से अलग हो सकता है। विक्रम सिंह ने अपनी मुट्ठी भींची, जिससे चटकने की आवाज़ आई। मैं पहले ही घुटने टेक चुका हूँ। विला की समस्या का समाधान मैं स्वयं कर लूँगा। अर्जुन शर्मा, चलो। रोहन शर्मा, अर्जुन शर्मा और दादाजी शर्मा के साथ चले गए। वो मुझे मरने की हद तक डराएगा। प्रिया शर्मा हाँप कर सांस लेने लगी। आखिरकार वो अभी भी छोटी थी और उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। सिर्फ वही नहीं, लता मिश्रा का दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। क्या विक्रम सिंह के ऐसा करने से रोहन शर्मा नाराज हो गया होगा? लता मिश्रा ने विक्रम सिंह की ओर देखकर पूछा।
उनके जैसे लोग कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। अजय शर्मा की मौत में इन सबका बहुत बड़ा हाथ है। चिंता मत करो, चलो खाना खाते हैं। विक्रम सिंह मुस्कुराया और बोला, माँ, प्रिया, अब से याद रखना, अब हमारे घर में एक मजबूत स्तंभ है, एक पुरुष। अब कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आपको यकीन है कि आप सिर्फ एक तेज कार चालक हैं? लता मिश्रा ने यह सवाल एक बार फिर से पूछा। ऐसा लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा। मैं 2 दिनों से काम पर नहीं गया हूं, कंपनी ने शायद मुझे निकाल दिया है। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। आप चाहे जो भी हो, जिस तरह से आप हमारी प्रिया के साथ व्यवहार करते हो, मैं तुम्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार करती हूं। आपको धन्यवाद माँ। विक्रम सिंह मुस्कुराया। तीनों सदस्यों के परिवार ने खुशी खुशी एक साथ भोजन शुरू किया। भोजन करने के बाद विक्रम सिंह सामान बांधने के लिए चला गया। लता मिश्रा ने प्रिया शर्मा को एक तरफ खींचकर कहा, प्रिया, माँ को बताओ तुमने वो किया है या नहीं? माँ, तुम क्या बात कर रही हो? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्रिया शर्मा ने अपना पैर पटका। क्या इसलिए क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता या आप ऐसा नहीं कर सकती? लता मिश्रा ने चिढ़ाया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रिया शर्मा ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। माँ, आपने कुछ दिन पहले ही कहा था कि आप इस दामाद को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगी। आप अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? लता मिश्रा ने आह भरी। जब हम माँ और बेटी सबसे कठिन दौर से गुजर रही थीं, तब वो आया और उसने हम दोनों की मदद की। सिर्फ इसी वजह से मुझे लगता है कि दामाद सही कह रहा है। जहां तक उसके रुक रुक कर हिंसक होने वाले उन्मादी होने की बात है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। वो डॉक्टर अर्जुन पटेल को जानता है, कौन सी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। प्रिया, विक्रम सिंह एक अच्छा इंसान है। वो शायद इसलिए तुम्हें नहीं छूता क्योंकि उसे डर है कि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। अगर तुम वाकई उसे पसंद करती हो तो तुम्हें पहल करनी चाहिए। माँ, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रिया शर्मा का चेहरा लाल हो गया और वो भागने के लिए मुड़ गई। ये बच्चा, हाँ? लता मिश्रा ने अपना सिर हिलाया। अनुभवी होने के नाते वो जानती थी कि एक अच्छा पति ढूंढना मुश्किल है, और यदि आप इस अवसर को खो देती हैं तो ये सचमुच एक बड़ा नुकसान है। उसे अभी भी उम्मीद थी कि उसकी बेटी इसे समझ पाएगी। अध्याय 13। मैं वे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते। तुम निकम्मे शर्मा कॉरपोरेशन के अध्यक्ष होते हुए भी तुम एक विला का फैसला भी नहीं कर सकते। मैं हिलूंगा ही नहीं। आप इसके बारे में क्या कर सकते हो? रोहन शर्मा की पत्नी तनुजा शर्मा एक तीसरे दर्जे की स्टार थीं। वैसे तो उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन रोहन शर्मा से शादी करने के बाद उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश छोड़ दी। रोहन शर्मा के शब्दों में, वो अपनी पत्नी की सुंदरता का आनंद केवल स्वयं ही लेना चाहता था। ये तनुजा शर्मा भी अपने भाई का समर्थन करने के लिए जुनूनी थी, और उसने अजय शर्मा का विला अपने भाई और अपने माता पिता को रहने के लिए दे दिया था। इसलिए अब उन्हें घर छोड़ने के लिए कहना आसान नहीं होने वाला था। रोहन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे, ज्यादा हंगामा मत करो। ये सहयोग समाप्त होने के बाद मैं आप सभी को वापस अंदर आने की अनुमति दे दूंगा। अभी हालात थोड़े अलग हैं। आप अपने भाई और माता पिता को हमारे बड़े विला में रहने के लिए कह सकते हो, वो भी उतना ही अच्छा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तनुजा शर्मा हमेशा चिड़चिड़ी रहती थीं, क्योंकि रोहन शर्मा हमेशा उस पर बहुत प्यार लुटाता था, खासकर इसलिए कि वो उससे 10 साल छोटी थी। अब रोहन शर्मा की उम्र 50 के आसपास हो चुकी थी और तनुजा शर्मा 40 वर्ष की थीं, लेकिन अच्छी देखभाल के कारण वो विशेष रूप से युवा दिखती थीं। वो लता मिश्रा से कम खूबसूरत नहीं थीं, बस उसमें लता मिश्रा जैसी क्षमताएं नहीं थीं। थप्पड़। रोहन शर्मा अचानक आपा खो बैठा और उसने तनुजा शर्मा के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम थोड़ी समझदारी क्यों नहीं दिखा सकती? मैंने तुम्हें वर्षों से बहुत ज्यादा लाड प्यार दिया है और तुम अपनी हद से और भी ज्यादा अनजान हो गई हो। आप में बिल्कुल भी अंतर्दृष्टि कैसे नहीं हो सकती? तुमने मुझे मारा? तनुजा शर्मा स्तब्ध रह गई। तुरंत बाहर निकल जाओ, ये आज ही करना होगा, और सुनिश्चित करो कि तुम्हारा सारा सामान निकाल लिया गया हो, अन्यथा हमारे वैवाहिक रिश्ते के प्रति विचारशील न होने के लिए मुझे दोष न दें। अर्जुन शर्मा, तुम इसे संभालो। बोलने के बाद रोहन शर्मा मुड़ा और गाड़ी चलाकर चला गया। अर्जुन शर्मा ने आह भरी और कहा, माँ, पिताजी को दोष मत दीजिए, ये सब लता मिश्रा और उसकी बेटी की वजह से हुआ है। वे बॉस चंद्रा के चंद्रा इंडस्ट्रियल के समर्थन से ऐसी अनुचित मांगे कर रहे हैं। हम असहमति जताने का जोखिम नहीं उठा सकते, अन्यथा हमारे आगे अच्छे दिन नहीं आएंगे। लेकिन निश्चिंत रहें, मैं उस माँ और बेटी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वहां से जा चुकी रोहन शर्मा भी बेहद गुस्से में थी। उसने इससे पहले कभी अपनी पत्नी को नहीं मारा था, लेकिन उन्होंने इस मामले की वजह से ऐसा किया और माफी मांगने के लिए वे घुटनों के बल भी बैठ गए। वो जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा उसे गुस्सा आता। तुम प्रिया शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हो, आप भोज आयोजित करना चाहते हो, ठीक है,
मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैं तुम्हें सारे खर्चे उठाने पर मजबूर कर दूंगा और देखूंगा कि तुम्हारी बेइज्जती होती है या नहीं। उसने एक ठंडी सांस ली। अब प्रिया शर्मा को परेशान करने का यही एकमात्र तरीका था जो उसे सूझा। वो ज्यादा आक्रामक होने की हिम्मत नहीं कर पाता, अन्यथा अगर व्यापारिक सौदा विफल हो जाता तो वो इसे वहन नहीं कर पाता। उसने अपना नया बदला हुआ मोबाइल फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो, क्या आप पत्रकार चेन हैं? रात हो चुकी थी। विक्रम सिंह को फर्श पर लेटे हुए देखकर प्रिया शर्मा को काफी देर तक नींद नहीं आई। हालांकि वे एक दूसरे को केवल 2 दिनों से ही जानते थे, लेकिन चाचा ने उसकी जान बचाई और यहां तक कि उसे और उसकी मां को बदला लेने में भी मदद की। वो स्वर्ग से भेजा गया कोई देवदूत प्रतीत होता था। ऐसा व्यक्ति बुरा कैसे हो सकता है? उसे इससे पहले कभी किसी को पसंद नहीं किया था, लेकिन इस बार वो सचमुच विक्रम सिंह पर मोहित हो गई थी। थोड़े उम्रदराज और कुछ हद तक अस्त व्यस्त होने के अलावा चाचा में और कोई खामी नजर नहीं आती थी। चाचा जी, शायद अंततः प्रिया शर्मा अपने मन की बात नहीं कह सकी और उसने शर्म से अपना चेहरा लाल करते हुए कंबल से अपना सिर ढक लिया। प्रिया शर्मा, ओह प्रिया शर्मा, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो कि चाचा को ऊपर आकर सोने का सुझाव दे रही हो? प्रिया, जल्दी सो जाओ, हमें कल कंपनी जाना है। विक्रम सिंह की आवाज सुनाई दी। प्रिया शर्मा ने एक शब्द भी नहीं कहा, मानो वो सो गई हो। विक्रम सिंह मुस्कुराया। ये भोली भाली लड़की सचमुच उसकी नजर में एक प्यारी बच्ची जैसी लग रही थी। रात बिना किसी घटना के बीत गई। सुबह तक लता मिश्रा ने नाश्ता तैयार कर लिया था। खाना खाते समय उसने प्रिया शर्मा को हल्के से धक्का दिया और फुसफुसाते हुए कहा, कैसा रहा? तुमने मां की बात मानी क्या? मां, हम खाना खा रहे हैं। बेशक प्रिया शर्मा को नहीं पता था कि लता मिश्रा किस बात का जिक्र कर रही थी। उसे फिर से शर्म आई। महज 20 साल के उस युवक ने अभी तक उस तरह के स्वाद का अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। लता मिश्रा ने प्रिया शर्मा को एक नजर से देखा, फिर अचानक विक्रम सिंह की ओर मुड़ी, जो अपना खाना जल्दी जल्दी खा रहा था, और बोली, विक्रम सिंह, सिर्फ खाने पर ध्यान मत दो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें एक आदमी को पहल करनी चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो? विक्रम सिंह को यह महसूस हो रहा था कि उसकी सास ने अब उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, इसलिए शायद अब धीरे धीरे अपनी पहचान उजागर करने का समय आ गया है। एक साथ सारी बातें बता देने से मां और बेटी दोनों के लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ना बेहतर है। विक्रम सिंह ने अस्पष्ट रूप से सहमति जताई और जल्दी से विषय बदल लिया। मां, मैं आज प्रिया को शर्मा कॉर्पोरेशन ले जा रहा हूं। कृपया चंद्रा इंडस्ट्रियल में बॉस चंद्रा से मेरी ओर से बीमारी का बहाना बनाकर सामान विला में ले जाने की व्यवस्था करें। रोहन शर्मा ने फोन करके बताया कि इसे पहले ही खाली कर दिया गया है। मैंने अभी अभी अपनी नई नौकरी शुरू की है, क्या दूसरे दिन छुट्टी मांगना गलत नहीं होगा? लता मिश्रा थोड़ी चिंतित थी। कोई बात नहीं, मैं जगदीश वर्मा का दोस्त हूं, उस लड़के को मेरी इज्जत करनी ही होगी। विक्रम सिंह हंसते हुए बोला, तुम तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हो। पिछली बार तुमने कहा था कि तुम बॉस चंद्रा के साथ शराब पीने वाले दोस्त हो। अब राष्ट्रपति जगदीश वर्मा की बारी है। आपके कितने दोस्त हैं जो शराब पीते हैं? क्या ये सभी बड़े अधिकारी हैं? लता मिश्रा ने बेरुखी से कहा। खांसी, शायद मुझे गलत याद है। हम पीने के साथ ही नहीं थे, हम सेना में साथ थे। जो भी कहो, भूल जाओ। खैर, आज मेरे पास ज्यादा काम नहीं है और बॉस चंद्रा ने कहा कि वो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए खुद शर्मा कॉर्पोरेशन जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि एक दिन छुट्टी लेने में कोई समस्या होगी। लता मिश्रा ने स्वीकार किया। लता मिश्रा और ज्यादा पूछताछ नहीं करना चाहती थी। उसे विश्वास था कि जब विक्रम सिंह तैयार होगा तो वो उन्हें बता देगा। नाश्ते के बाद विक्रम सिंह प्रिया शर्मा को शर्मा कॉर्पोरेशन ले गया। लता मिश्रा ने उसकी जगह बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली, और सच कहें तो बॉस चंद्रा ने यह भी नहीं पूछा कि क्यों। उन्होंने बस सहमति दे दी और यहां तक कि सामान ले जाने में मदद के लिए कुछ लोगों को भेजने की भी पेशकश की। लता मिश्रा ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसने पहले ही एक मूविंग कंपनी को फोन कर दिया था। वैसे तो वो बिल्कुल गरीब नहीं थी। शर्मा कॉर्पोरेशन के लिए सौदा पक्का करके उसने रोहन शर्मा से 10 लाख रुपए कमाए। हालांकि प्रिया शर्मा के मेडिकल बिलों का भुगतान करने के बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं था, फिर भी वो सामान शिफ्ट करने वाली कंपनी को किराए पर लेने का खर्च उठा सकती थी। अगले महीने वेतन मिलने के बाद कोई चिंता नहीं रहेगी। चाचा जी, खतरा तो नहीं होगा ना? तुमने रोहन शर्मा और उसके बेटे को घुटने पर मजबूर कर दिया। वे निश्चित रूप से आपसे द्वेष रखेंगे। चलो यहीं रुकते हैं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। शर्मा कॉर्पोरेशन के कार्यालय भवन के पास पहुंचते ही प्रिया शर्मा ने कुछ चिंता के साथ कहा, कोई बात नहीं, वे मुझे परेशान नहीं कर सकते। विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए सीधे शर्मा कॉर्पोरेशन के कार्यालय भवन के प्रवेश द्वार की ओर गाड़ी चला गया। कार्यालय भवन के अंदर विशाल रिसेप्शन कक्ष का वातावरण थोड़ा असहज था। पत्रकार रोहन शर्मा द्वारा निर्धारित समय पर पहुंचे, लेकिन वे पहले ही पूरे आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे, और फिर भी मुख्य किरदार प्रिया शर्मा का कोई पता नहीं चला। इस समय तो शांत स्वभाव वाले पत्रकार भी अधीर होने लगे थे। अधीरता के कारण स्वाभाविक रूप से शिकायत करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई।
ये नया जनरल मैनेजर तो बहुत ही घमंडी है, हमें आधे घंटे तक इंतजार करवाता है और आता ही नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल अनुचित है। क्या उन्हें ये नहीं पता कि हमारा समय भी कीमती है? अध्याय 14 प्रेस कॉन्फ्रेंस घटना। क्या हम चलें? जाना, इतने लंबे इंतजार के बाद अब इस नई महाप्रबंधक को सुर्खियां बटोरने दीजिए और सबको उसका असली रंग देखने दीजिए। थोड़ा और इंतजार करने में क्या हर्ज है? प्रिया शर्मा ने तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि उसने चंद्रा इंडस्ट्रियल के बॉस चंद्रा से संबंध बनाने के लिए अपनी मां का भी इस्तेमाल किया। बॉस चंद्रा के पतन के बाद उसने जगदीश वर्मा के साथ संबंध बना लिया। उसने अपने चाचा और चचेरे भाई को भी अपने सामने घुटने टेक कर भीख मांगने के लिए मजबूर किया। इस तरह की महिला ने आज हद ही पार कर दी है। ये शब्द बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पत्रकार चैन था, जिसे रोहन शर्मा ने व्यवस्थित किया था। पत्रकारों के आधे घंटे तक प्रिया शर्मा को देखे बिना इंतजार करने का कारण भी यही था कि रोहन शर्मा ने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आधा घंटा पहले निर्धारित कर दिया था। वह बस यही चाहता था कि प्रिया शर्मा पटना में जीवित ना रह सके। वह प्रिया शर्मा को शर्मा कॉरपोरेशन और पटना दोनों से बाहर निकालना चाहता था। मंच पर बैठे रोहन शर्मा लगातार पत्रकारों से माफी मांगते रहे, लेकिन उनका दिल खुशी से खिल उठा था। प्रिया शर्मा, ओ प्रिया शर्मा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी इससे बच पाओगी? पिताजी, आपका ये कदम शानदार है। प्रिया शर्मा का खेल खत्म। अर्जुन शर्मा भी बेहद खुश था। क्रीक, इसी क्षण दरवाजा खुला। 2 लोग अंदर आए। वे विक्रम सिंह और प्रिया शर्मा थे। पत्रकारों की चर्चा सुनकर विक्रम सिंह के होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। इस रोहन शर्मा को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। इतनी हिम्मत करके उसने ऐसा कारनामा दिखा दिया। देखते हैं आज कौन शर्मिंदा होगा। प्रिया शर्मा ने बेशक विक्रम सिंह से अलग प्रतिक्रिया दी। वे लगभग स्तब्ध रह गई थी। ये पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, और सभी पत्रकार उसे शत्रुतापूर्ण निगाहों से देख रहे थे। उसे बेहद असहज महसूस हुआ और वो चाहती थी कि काश वह मुड़कर चली जाए, लेकिन तभी एक गर्म और मजबूत हाथ उसके कंधे पर आ पड़ा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी कारणवश ये शब्द सुनकर प्रिया शर्मा अचानक साहस से भर गई। वह मंच पर चढ़ गई। आखिरकार आप पहुंच ही गए, तो क्या अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है? रोहन शर्मा ने प्रिया शर्मा से कहा। प्रिया शर्मा सिर हिलाने ही वाली थी, लेकिन विक्रम सिंह ने कहा, जल्दी नहीं है, अभी समय नहीं आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति रोहन शर्मा समय भूल गए हों? हमने कहा था सुबह 10 बजे और अभी तो सिर्फ 9:30 बजे हैं। हमारे पत्रकार मित्रों को इतनी देर तक इंतजार कराने के बाद आप क्या कर रहे हैं? बेशक वह रोहन शर्मा की चालों को जानता था, इसलिए उसने जानबूझकर ये कहते समय अपनी आवाज ऊंची की। इससे नीचे मौजूद भीड़ के बीच चर्चा छिड़ गई। रोहन शर्मा थोड़ा शर्मिंदा था। विक्रम सिंह ने न केवल पत्रकारों के गुस्से को उसकी ओर मोड़ दिया, लेकिन उनका लहजा ऐसा था मानो कोई मालिक अपने नौकर को डांट रहा हो। विक्रम सिंह, तुम खुद को क्या समझते हो? आप सिर्फ दामाद हो और चेयरमैन की आलोचना करने की हिम्मत कैसे करते हो? उनके बगल में बैठे एक वरिष्ठ अधिकारी अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। ये मानव संसाधन प्रबंधक ही होना चाहिए। विक्रम सिंह ने उसे ठंडे लहजे में देखा और कहा, जी हाँ, मैं दामाद हूं, लेकिन मेरी प्रिया के पास शर्मा कॉरपोरेशन का 20% हिस्सा है, जो वास्तव में एक प्रमुख शेयरधारक है। इतना ही नहीं, अब वे शर्मा कॉरपोरेशन की महाप्रबंधक भी बन चुकी हैं। आज वे एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी, जो शर्मा कॉरपोरेशन के भविष्य का फैसला करेगा। और आप कौन होते हो यहाँ बैठने वाले? चले जाओ। मैं शर्मा कॉरपोरेशन का मानव संसाधन प्रबंधक हूं, जिसे अध्यक्ष ने स्वयं नियुक्त किया है। क्या आप मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो? मानव संसाधन प्रबंधक बेहद क्रोधित हो गया। अब से आप शर्मा कॉरपोरेशन के मानव संसाधन प्रबंधक नहीं हैं। मैं सही कह रहा हूं ना, कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय? विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए रोहन शर्मा की ओर मुड़ा और बोला। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक पत्थर उठाकर अपने ही पैरों पर गिरा लिया हो। आज वह प्रिया शर्मा को शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि विक्रम सिंह की चाल के कारण अंत में उसके पास केवल 2 ही विकल्प बचेंगे। एक दिवालियापन था, दूसरा कारावास। एक विकल्प ये था कि विक्रम सिंह की बात सुनी जाए और बदनामी मोल ली जाए। फायदे और नुकसान का आकलन करने के बाद उसके पास दूसरे विकल्प को चुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार जेल जाने से बेहतर तो बदनामी सहना ही था। मैनेजर बाई, जाओ अपना त्यागपत्र लिखो, रोहन शर्मा ने उदास चेहरे के साथ कहा। मैनेजर बाई अचंभित रह गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने आज एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। बहुत ज्यादा दबंग। भीड़ में से पत्रकार चैन अचानक खड़े हो गए। वे एक धार्मिक दूत की तरह दिख रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा,
मैनेजर बाई, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वह तो बस एक अपरिमत व्यक्ति है, एक निकम्मा दामाद है। उन्हें आपको जाने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा यदि कंपनी को किसी को नौकरी से निकालना भी पड़े तो ये तार्किक और कानूनी होना चाहिए। आप किसी को यूं ही जाने के लिए नहीं कह सकते और उनसे जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप उन पर मुकदमा कर सकते हो। मैनेजर बाई कुछ देर रुके, फिर थोड़े उत्साहित हो गए। इन दिनों ऐसा प्रतीत होता था कि ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसका समाधान पत्रकारों की मदद से ना हो सके। रोहन शर्मा कुछ नहीं बोला, वह बस चुपचाप देखता रहा। वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि विक्रम सिंह इस स्थिति को कैसे संभालेगा। तुम्हारे पास जाने के 10 सेकंड हैं, वरना तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा, विक्रम सिंह ने मैनेजर बाई की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा। उसकी बात मत सुनो, उसे बस लोगों को डराना अच्छा लगता है। ये कानून द्वारा शासित समाज है, वह आपको धमकी नहीं दे सकता और हम सब देख रहे हैं। पत्रकार चैन ने हंगामा मचा दिया। विक्रम सिंह ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस अपनी नजरें अपने फोन में समय पर टिकाए रखीं। 10 सेकंड जल्दी से बीत गए और मैनेजर बाई नहीं गए। शायद उसे लगा होगा कि इतने सारे पत्रकारों की मौजूदगी में विक्रम सिंह उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही वह भविष्य में काम करना जारी नहीं रख सके, लेकिन वह शर्मा कॉरपोरेशन से जमकर वसूली करने और उन्हें आसानी से छोड़ने के लिए दृढ़ निश्चयी था। प्रिया शर्मा ने घबराकर विक्रम सिंह को देखा। विक्रम सिंह मुस्कुराया और बोला, प्रिया, इससे सीख लो, भविष्य में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर उसने अपने फोन से डेटा को रिसेप्शन हॉल में लगी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया। ये सभी चीजें मैनेजर बाई के कृत्यों का प्रमाण थीं। कुछ मुद्दे तो मामूली थे, जैसे रिश्तेदारों और परिचितों को कंपनी में शामिल करने की व्यवस्था करना, जो कि फिर भी प्रबंधनीय था। लेकिन कुछ मामलों में अवैध और क्रिमिनल गतिविधियां शामिल थीं। समस्याएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। कम से कम इतना काफी था कि मैनेजर बाई को कई सालों के लिए जेल में डाल दिया जाए। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें पछतावा जरूर होगा। जमीन पर गिरे पड़े मैनेजर बाई को देखते हुए विक्रम सिंह ने उदासीनता से कहा, और आप पत्रकार चैन, आप सही कह रहे हैं कि कोई कंपनी बिना किसी कारण के किसी वरिष्ठ अधिकारी को बर्खास्त नहीं कर सकती या किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकती। क्या ये कारण पर्याप्त हैं? पत्रकार चैन भी स्तब्ध रह गए। आखिर इस दामाद की पृष्ठभूमि क्या थी जो इतनी अच्छी तरह से तैयार थी? क्या कोई उसे बाहर नहीं निकालेगा और पुलिस को नहीं बुलाएगा? रोहन शर्मा भी बहुत क्रोधित था, क्योंकि उसे मैनेजर बाई द्वारा किए गए कई कामों के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर उसे पता होता तो वह इस आदमी को कभी नहीं बख्शता। आज का दिन सचमुच अपमानजनक था। कार्यवाहक अध्यक्ष को इस मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इसका जिम्मा एक नए महाप्रबंधक को सौंप दिया गया था। अगर ये बात फैल गई तो निश्चित रूप से बदनामी उसी की होगी। ठीक है, वह भद्दा दृश्य हट गया। आप सभी पत्रकारों का इंतजार करने के लिए धन्यवाद। हमें राष्ट्रपति रोहन शर्मा द्वारा स्थिति को संभालने का तरीका इतना अविश्वसनीय होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि अभी बहुत जल्दी है, चलिए स्वागत समारोह शुरू करते हैं। हम आपका कीमती समय और बर्बाद नहीं कर सकते। मैनेजर बाई से छुटकारा पाने और नाटकीय बदलाव लाने के बाद विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया शर्मा ने विक्रम सिंह को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। अगर आज विक्रम सिंह वहां नहीं होता तो उसे नहीं पता कि वह क्या करती। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अभी अभी स्नातक छात्रा हो, ज्ञानी तो हो लेकिन कुछ समझ ना पा रही हो, और विक्रम सिंह सब कुछ जानता था। उसने फैसला किया कि वह भविष्य में विक्रम सिंह से और भी ज्यादा सीखेगी। ये रहस्यमयी उम्रदराज पति सचमुच मनमोहक था। अध्याय 15। आइसबर्ग अध्यक्ष अंजलि। विक्रम सिंह के लिए इस स्वागत समारोह का आयोजन करने का उद्देश्य बहुत सरल था। ये बाहरी व्यवसायों को स्पष्ट करना था कि यद्यपि अजय शर्मा का निधन हो गया था, उनकी बेटी ने अपने पिता का व्यवसाय संभाल लिया था। जो लोग इस बात से चिंतित थे कि शर्मा कॉरपोरेशन का पतन हो जाएगा, उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग केवल अजय शर्मा के साथ काम करते थे, वे अब आत्मविश्वास से वापस आकर प्रिया शर्मा की तलाश कर सकते हैं। विक्रम सिंह का इरादा न केवल प्रिया शर्मा को महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत करना था, बल्कि उन्हें शर्मा कॉरपोरेशन का वास्तविक नेतृत्वकर्ता बनाना भी था। जब तक प्रिया शर्मा एक दिन ये तय नहीं कर लेती कि वो अब ये काम नहीं करना चाहती, तब तक वो अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए तब तक कड़ी मेहनत करेगा जब तक वो इसे पसंद करती है। स्वागत समारोह में पत्रकारों द्वारा पूछे गए अधिकांश प्रश्न शर्मा कॉरपोरेशन के भविष्य के विकास के बारे में थे। पत्रकार चंद्रशेखर लगातार कुछ पेचीदा सवाल पूछते रहे, जिससे प्रिया शर्मा के लिए जानबूझकर मुश्किलें खड़ी हो गईं। हालांकि विक्रम सिंह ने उन सभी समस्याओं को हल कर दिया, जिससे पत्रकार चंद्रशेखर की छवि खराब हो गई। अंततः जब पत्रकार चंद्रशेखर पर दबाव डाला गया तो उन्होंने रोहन शर्मा की निराधार अटकलों का मुद्दा उठाया और खुले तौर पर उनके बारे में पूछा। कहा जाता है कि चंद्रा इंडस्ट्रियल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रिया शर्मा को महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त करने पर जोर दे रहा है।
क्या वहां ऐसी कोई चीज है? पत्रकार चंद्रशेखर ने पूछा। सही, विक्रम सिंह ने उत्तर दिया। पत्रकार चंद्रशेखर सवाल पूछना जारी रखना चाहते थे, लेकिन विक्रम सिंह ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मुझे लगता है कि यहां मौजूद सभी पत्रकारों में से आप लोगों को अपनी बुद्धि के साथ कुछ समस्या है। इससे पहले आपने जितने भी सवाल पूछे थे वे सब बेतुके थे। जिसके पास भी अक्ल है उसे पता है कि जवाब क्या है। आप सबका समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे सच में नहीं पता कि आप जैसे व्यक्ति पत्रकार कैसे बन गए, या फिर क्या तुमने किसी के काले धन का इस्तेमाल करके जानबूझकर मेरी प्रिया के लिए मुश्किलें खड़ी की। चंद्रा इंडस्ट्रियल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रिया शर्मा को महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त करने पर जोर क्यों दे रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रा इंडस्ट्रियल का शर्मा कॉरपोरेशन के साथ सहयोग करने का मूल इरादा अजय शर्मा और लता मिश्रा के कारण था। अब जबकि अजय शर्मा का देहांत हो चुका है, लता मिश्रा ने चंद्रा इंडस्ट्रियल में नौकरी शुरू कर दी है। वे स्वाभाविक रूप से प्रिया शर्मा पर उस कार्यवाहक अध्यक्ष की तुलना में अधिक भरोसा करते हैं जिसने 1 साल के भीतर ही शर्मा कॉरपोरेशन को बर्बाद कर दिया था। लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि लता मिश्रा के बॉस चंद्रा और जगदीश वर्मा के साथ अनुचित संबंध थे। पत्रकार चंद्रशेखर ने कहा। तो पत्रकार बनना इतना आसान है ना? क्या बेबुनियाद अफवाहों को खबर माना जा सकता है? सावधान रहें, वरना मैं आप पर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूं, विक्रम सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। अगर कोई अनुचित संबंध नहीं है तो जगदीश वर्मा ने पदभार ग्रहण करते ही लता मिश्रा को चंद्रा इंडस्ट्रियल में क्यों नियुक्त किया? ये बात समझ में नहीं आती। पत्रकार चंद्रशेखर नुक्ताचीनी करने लगे। आप गलत बोल रहे हो। विक्रम सिंह ने अभी कुछ बोला भी नहीं था कि तभी बाहर से एक महिला अंदर आ गई। उसके गाल गोरे और आकर्षक थे, फिर भी शांत थे। उसकी निर्मल आंखें गर्व से भरी हुई थीं, मानो उसने पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने न रखा हो। उसके होंठ हल्के से सिकड़े हुए थे, नाजुक और झिलमिलाते थे। उसकी हर हरकत में शीतलता और शालीनता झलकती थी। उसके सुगठित वस्त्रों ने उसके कठोर और नेक स्वभाव को और भी अधिक बल दिया। ये महिला जब दूसरों को देखती थी तो उसमें गर्व का भाव होता था, यहाँ तक कि कुछ हद तक तिरस्कार का भी भाव था। लेकिन जब उसने विक्रम सिंह को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य और स्नेह का भाव उमड़ आया। क्या ये अंजलि नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगम की बर्फीली रानी जैसी कार्यकारी, वो यहाँ क्या कर रही है? हे भगवान, मैंने तो उसे सिर्फ अखबारों और टीवी पर ही देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मुझे उसे इतने करीब से देखने का मौका मिलेगा। अंजलि मंच पर आई और रोहन शर्मा ने अनजाने में उसके लिए रास्ता बना दिया। ये ऐसा व्यक्ति था जिसे वो उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। महज एक शब्द से वो शर्मा कॉरपोरेशन को पल भर में ध्वस्त कर सकती थी। लता मिश्रा को मैंने चंद्रा इंडस्ट्रियल में शामिल होने के लिए भर्ती किया था। शर्मा कॉरपोरेशन को ऐसी प्रतिभा की जरूरत नहीं है। हमारी सिंह कॉरपोरेशन आज भी उन्हें महत्व देती है। चंद्रा इंडस्ट्रियल पटना में सिंह कॉरपोरेशन की एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण परियोजना है और हमें इसके प्रबंधन के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता है। अंजलि ने पत्रकार चंद्रशेखर की ओर देखा और उदासीनता से कहा, और कोई सवाल? उनके शब्दों ने बिना हमला किए ही अफवाहों को चकनाचूर कर दिया। ऐसा तो नहीं था कि वे कह सकें कि लता मिश्रा ने अंजलि को बहलाने की कोशिश की, है ना? पत्रकार चंद्रशेखर ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंजलि ऐसी शख्सियत थी जिसे वो उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अंजलि को नाराज करने पर उसे डर था कि कहीं उसकी नौकरी भी न चली जाए। अंत में उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अंततः प्रेस कॉन्फ्रेंस भी समाप्त हो गई। रोहन शर्मा की सारी योजनाएं विफल हो गईं और इसके बजाय उसने अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दी। यहां तक कि उसका सबसे भरोसेमंद मैनेजर बालकृष्ण भी उससे बहुत नाराज था। पत्रकार चंद्रशेखर को भी इतनी फटकार लगाई गई कि उसकी बेइज्जती हो गई। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद पत्रकार चंद्रशेखर को टीवी स्टेशन से एक फोन आया जिसमें कहा गया, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। जब आपके पास समय हो तो बर्खास्तगी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए टीवी स्टेशन आए। ये कैसा मजाक है? आप मुझे यूं ही नौकरी से नहीं निकाल सकते। आपको कम से कम 10,000 रुपए का हर्जाना देना होगा। पत्रकार चंद्रशेखर दहाड़ उठा। क्या तुम्हें अब भी पैसे चाहिए? हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि आपने खबरें गढ़ने के लिए पैसे लिए थे। बस अदालत के समन का इंतजार करो। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा और फिर फोन काट दिया। पत्रकार चंद्रशेखर स्तब्ध रह गए, पूरी तरह से अवाक रह गए। उसने ये पता लगाने के लिए बहुत दिमाग लगाया कि उससे गलती कहाँ हुई थी। इस बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने आज केवल एक ही काम किया था, और वो था प्रिया शर्मा के लिए मुश्किलें खड़ी करना। क्या ये वही हो सकती है? पत्रकार चंद्रशेखर कांप उठे। क्या प्रिया शर्मा और अंजलि के बीच कोई संबंध हो सकता है? वो जितना इसके बारे में सोचता गया उतना ही ये संभव लगने लगा।
उसने दोबारा प्रिया शर्मा के पास जाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि के अंगरक्षकों ने बेरहमी से उसका रास्ता रोक दिया। अब कोई भी उसकी बकवास सुनना नहीं चाहता था। महाप्रबंधक के कार्यालय में, जिसे अभी तक खाली नहीं किया गया था, तनुजा शर्मा, जिसमें प्रबंधकीय कौशल का कोई अभाव नहीं था, अंदर बैठकर अपने नाखून काट रही थी। ये रोहन शर्मा वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। मनोरंजन जगत का सितारा किसी कंपनी का प्रबंधन करना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शर्मा कॉरपोरेशन मुसीबत में थी। चेयरमैन रोहन शर्मा, आपकी शर्मा कॉरपोरेशन का काम करने का तरीका थोड़ा अविश्वसनीय है, अंजलि ने भौएं चढ़ाते हुए कहा। रोहन शर्मा अंजलि के बगल में खड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक मसखरा हो। अध्यक्ष के रूप में उनका जो दबदबा आमतौर पर रहता था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कोई इसे यहां से बाहर निकाले और जल्दी से दफ्तर की सफाई करे। रोहन शर्मा निराश था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वहां बैठी हुई उसकी पत्नी थी। उसने सीधे सुरक्षाकर्मियों को तनुजा शर्मा को घसीटकर ले जाने का आदेश दे दिया। अगर कोई सचमुच मन लगाकर काम करे तो महाप्रबंधक के कार्यालय को साफ करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चेयरमैन रोहन शर्मा, कृपया जाइए और दरवाजा बंद कर दीजिए। मुझे महाप्रबंधक प्रिया शर्मा से कुछ बात करनी है। अंजलि ने ठंडे लहजे में रोहन शर्मा की ओर देखा। वो हमेशा से ऐसी ही थी, जैसे कोई रानी बर्फ के चोटी पर गर्व से बैठी हो। रोहन शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अंततः कमरे से बाहर निकल गया। पिताजी, क्या ये कबूतर द्वारा मैना के घोंसले पर कब्जा करने जैसी बात नहीं है? आप चेयरमैन हैं, उस महिला को इतना अहंकारी होने का अधिकार किसने दिया? लेकिन वो वाकई बहुत खूबसूरत है, मैं उसे पाना चाहता हूं, अर्जुन शर्मा ने उत्साह से कहा। चुप रहो, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? रोहन शर्मा का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने जल्दी से अर्जुन शर्मा का मुंह ढक लिया। किसी ने पहले भी ऐसा कहा था और उसके बाद उनकी जुबान बंद हो गई थी। क्या आप भी यही चाहते हो? अर्जुन शर्मा ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। इससे पहले किसी ने भी उनके पिता को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। यह अज्ञात था कि अंजलि हिमकंडों की रानी थी या हिमकंडों की शैतान, लेकिन वो वाकई बहुत डरावनी थी। हालांकि ऐसी महिला 28 साल की उम्र में भी अविवाहित थी। इससे लोगों के बीच काफी अटकलें लगने लगीं। सबसे विश्वसनीय संभावना ये थी कि अंजलि सिंह कॉरपोरेशन के बॉस की महिला थी। बस फर्क इतना था कि बॉस बहुत रहस्यमय था और उसे शायद ही कभी कोई देख पाता था।